Assalamu alaikum class. Welcome to your topic in Principles of Management called Organizational Structure. ये हमारा आखिरी टॉपिक है मिड से पहले और जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं बिफोर मिड वो सारा आपके मिड के सिलेबस में शामिल होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं अपलोड करूँगा व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम में अबाउट पेपर पैटर्न एंड सिलेबस एक्सेट्रा। तो ये आखिरी टॉपिक है जी हमारा बिफोर मिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि जी व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ भी दो या दो से ज़्यादा लोग जमा हों, दे गैदर टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ पीपल gather together for a common purpose, it is called an organization. वो organization for profit भी हो सकती है, वो for charity भी हो सकती है। और हमने हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कई जो रिसर्चर्स थे और स्टडी जिन्होंने किया था लोगों ने, ख़ास तौर पे अमूमन इंजीनियर्स होते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। और वी स्टडीड अबाउट फ्रैंक किलब्रेथ जिसने मूवमेंट को स्टडी किया था कि एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैक्स वेबर ने आइडिया दिया था उसका। तो हमने देखा कि जी कोशिश की जाती है हमेशा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया जाए। सो वी हैव एन आइडिया कि एक हायरार्की होती है, दर्जाबंदी होती है, लेवल्स डिफाइंड होते हैं, अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। उनके रोल्स डिफाइंड होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, उनके स्किल्स क्या होने चाहिए बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वी हैव एन आइडिया कि जी स्ट्रक्चर जो है वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। और आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स किस तरह के होंगे, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मुख्तलिफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। हम उसी चीज़ को फर्दर जो है और ज़्यादा गहराई में जाके स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। सो फर्स्ट व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? सिंपली जी एक डेफिनेशन है उसकी कि इट इज़ ए फ्रेमवर्क within which an organization arranges its lines of authorities and communications and allocates rights and duties. तो एक फ्रेमवर्क है, उसको आप जो है वो हायरार्की भी कह सकते हैं, जिसके लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, किसके पास कम है, क्योंकि उसके लिहाज से ही फिर एक वो चेन ऑफ कमांड बना सकते हैं। और आगे जाके कुछ हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। चेन ऑफ कमांड क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है। सो द आइडिया इज़ कि अथॉरिटी डिफाइन की जाए, किसकी अथॉरिटी जो है, किस सुपरवाइज़र की ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन करने का प्रॉपर तरीका क्या है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमेशा दो किस्म के चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, एक होता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल से मुराद है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी कम्युनिकेशन करने के ये ज़राए हैं। मिसाल के तौर पे ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई वर्क ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे उसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर जो उससे भी ज़्यादा फॉर्मल तरीका है कि मेमोरेंडम्स सर्कुलेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, फाइल्स प्रॉपर्ली मेंटेन होती हैं, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही हो बिटवीन डिपार्टमेंट्स उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। उसका मकसद क्या है कि जी हमेशा एक ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिकेशन हो। जिसने स्टार्ट किया है कोई कम्युनिकेटिव मैसेज, चाहे वो ईमेल है या वो कोई मेमोरेंडम है, तो वो जिम्मेदारी ले सकता है उसकी, या वो डिनाई नहीं कर सकता कि उससे बात शुरू हुई थी। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, विच मीन्स के जी जो कॉलीग्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं अक्सर आपकी अपने को वर्कर्स के साथ, तो जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, अफवाह होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो बात है वो उसमें जिसको भी आप बताएंगे वो आगे किसी और को बताएगा। तो बिलाखिर आप ये नहीं कह सकते कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, उसको आप फॉलो नहीं कर सकते, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता उस तरह की कम्युनिकेशन में। तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए डिफ़ाइन करते हैं कि हम प्रॉपरली विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन हो रही है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं अपने सप्लायर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, वो कम्युनिकेशन उसको प्रॉपरली आप एक उसका रिकॉर्ड आप रखें। और ये चीज़ बाद में ऑडिट जब होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी मैटर करता है कि आपने प्रॉपर इंटरनल चेक्स का सिस्टम रखा था कि नहीं रखा था। उसके बाद लिखा हुआ है जी एलोकेटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि आपके क्या जिम्मेदारियां हैं और आपके क्या जो हैं वो फ़राइज़ हैं, आपके क्या हक हैं एज एन एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें पहले से डिफ़ाइन करनी चाहिए और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते वक्त बनाई जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉय हैंडबुक, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट्सेट्रा। तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ उसके एडवांटेजेस मैंशनड हैं, कुछ हमने तो वैसे ही डिस्कस कर ली, जैसे कि जी टू मेंटेन प्रॉपर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस, कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको प्रॉपरली आप ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है जी, कंट्रोलिंग
एवेल्यूएशन करना। एवेल्यूएशन तभी आप आसानी से कर सकते हैं जब आपको पता हो कि जी विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एंड पर रॉ मटेरियल कहाँ पर आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कौन उसकी स्टोरिंग के लिए ज़िम्मेदार है, वेयर हाउसिंग के लिए ज़िम्मेदार है, नेक्स्ट फेज़ क्या होगा उसका, वर्क इन प्रोसेस का फेज़ कैसा है उसका, जब वो फिनिश गुड्स बन जाएंगे तो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कहाँ पर जाएगा। हर चीज़ जो होती है उसका प्रोसेस डिफाइंड अगर है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो वर्क फ्लो है और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो डिफाइंड है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होगी। तीसरा पॉइंट है जी प्रमोट्स टीम वर्क। जब आपस में लोग मिल के काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिहाज से ऑफिस शेयर करते हैं, तो एक टीम वर्क का जो है वो कल्चर प्रमोट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है जी चौथा पॉइंट रिड्यूसेस रिडंडेंट एक्शंस। रिडंडेंट से मुराद है जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं, करामद नहीं है, टाइम ज़ाया हो रहा है जिनमें, तो वो एक्टिविटीज़ जो वेस्ट है टाइम का या पैसे का या एनर्जी का, उन एक्टिविटीज़ को आप कैंसिल आउट कर देते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होती है। क्योंकि जो अक्सर एक मसला होता है मैनेजर्स को आइडल टाइम का, कि लोग बेकार बैठे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम उस लीड आइडल टाइम को कम करते हैं। जो बंदा फ्री बैठा है उसको हम कहीं और पे उसको एंगेज कर सकते हैं यूजिंग सर्टन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। और आखिरी पॉइंट यही है कि जी जब ये सारे काम हम करेंगे तो इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जो दो बड़े गोल्स होते हैं किसी भी मैनेजर के लिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हो तो ज़्यादा ईजिली वो ये गोल्स अचीव कर सकता है, चाहे वो जिस मर्जी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है या मिडिल मैनेजर है या वो टॉप मैनेजर है। एफिशिएंसी क्या होती है जी, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना, और इफेक्टिवनेस मीन्स के जो आपकी डेडलाइन है उसके अंदर रहते रहते अपना टारगेट अचीव करना। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये 5 पॉइंट्स। अगर सवाल आता है जी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आप इन पॉइंट्स को सिर्फ ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें, दैट वुड बी इनफ। ओके जी, नेक्स्ट जो हम टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो हैं वो तमाम स्ट्रक्चर जो कि कॉमनली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। तो पहला है जी लाइन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस इन दिस केस हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को बेस्ड ऑन जॉब टाइटल। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो जॉब टाइटल्स हैं उसके लिहाज से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अमूमन जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कम हो तो तब ज़्यादा कॉमनली लाइन स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल लिखी हुई जी, सीईओ जो है वो टॉप पर है, उसके अंडर प्रोडक्शन मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है, तो उनके जो जॉब टाइटल्स हैं उसके लिहाज से आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके अंडर काम कर रहा है फोरमैन, एक फैब्रिकेशन वाला फोरमैन अलग है और असेंबली वाला फोरमैन अलग है, और दोनों के नीचे फिर वर्कर्स ऑपरेट कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर के अंडर जो है एक सेल्स ऑफिसर ए है और एक सेल्स ऑफिसर बी है, और उनके अंडर सेल्स पर्सन जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो उनकी जॉब टाइटल्स हैं उसके लिहाज से अपने स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफाइन कर दी। तो दैट इज़ लाइन स्ट्रक्चर, कॉमन है जी इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके लिहाज से हम हायरार्की जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, और ये ज़्यादा कॉमन होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको हर एम्प्लॉय को हम सेपरेटली यानी कि उसकी जॉब टाइटल के लिहाज से इस फ्लो चार्ट के अंदर शो ना कर पाएँ, तो हम फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब टॉप पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, उसके अंडर हैं जी R&D मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। तो यहाँ तक उन्होंने लाइन स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि जी मैनेजर्स के नाम लिखे हुए। यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट्स के नाम भी हो सकते थे, वो प्योरली फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता। R&D, फाइनेंस, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, उनके अंडर खैर उन्होंने दिखाया कि जी फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। R&D के अंडर है जी डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं उनको, और प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं। तो ये इनके जो फंक्शंस हैं उसके लिहाज से 3 डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। फिर है जी फाइनेंस, उसके अंडर अकाउंटिंग अलग है और परचेसिंग जो है वो अलग है। हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो परचेसिंग वाला काम होता है वो डिपार्टमेंट ही अलग हो, बट इन दिस केस उनका वो एक सब डिपार्टमेंट है ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फिर है जी मार्केटिंग, उसके अंडर सेल्स अलग है और कस्टमर सर्विस अलग है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लाइन सुपरवाइजर्स अलग हैं, प्रोडक्शन टीम्स अलग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग है। हो सकता है कि क्वालिटी टेस्टिंग भी होता है तो वो भी इसका एक सब डिपार्टमेंट होता है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है जी, आप फंक्शंस के लिहाज से डिपार्टमेंट्स और फिर उनके सब डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आप डिफाइन करते हैं। ये 2 बड़े कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लाइन और फंक्शनल। लाइन में आप जॉब टाइटल के लिहाज से स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शनल में आप जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके लिहाज से डिफाइन करते हैं।
थर्ड इज़ हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर। हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से एक रिजेक्शन है लाइन स्ट्रक्चर की और फंक्शनल स्ट्रक्चर की, क्योंकि जो इशू आता है अमूमन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में वो ये है कि जी अगर आप लोएस्ट लेवल पे जैसे टेस्टिंग लेवल पर कोई इश्यूज अगर आते हैं इन दिस फ्लो चार्ट या डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे कोई इशू आ रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजर है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग से अप्रूवल लेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो प्रेसिडेंट तक बात पहुंचाएगा। और हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी 4-5 फर्दर लेवल्स हों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, हर कोई अपने बॉस से जो है वो अप्रूवल ले रहा है किसी इशू के से रिलेटेड, या कोई कंप्लेंट जो है वो अपवर्ड चैनल के ज़रिए वो पहुंचा रहा है टू द प्रेसिडेंट। तो जब तक उस तक बात वो पहुंचेगी तो हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन गुजर गए हों या महीना तक गुजर सकता है। तो इससे बचने के लिए कि जी टाइम ज़ाया ना हो कम्युनिकेशन के अंदर, तो हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है जैसे प्रेसिडेंट था प्रीवियस स्लाइड में वो सेंटर में होगा एज शोन, और बाकी तमाम जो मैनेजर्स हैं रिगार्डलेस ऑफ किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तमाम मैनेजर्स उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मसला संगीन है। ये इशू जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस में नज़र आया जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, ख़ासतौर पे एप्पल में नज़र आया था। स्टीव जॉब्स ने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ख़त्म कर दिए थे एप्पल में से और हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा कि जी जब तक चाइना में जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर अगर कोई इशू होता है तो मेरे तक जब वो बात पहुँचती है, कोई डिज़ाइन फेज़ में इशू है या क्वालिटी में इशू है, तब तक मसला और बिगड़ चुका होता है। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जो है फ्लोर मैनेजर वहाँ पर जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सके ताकि मैं उसका जल्द से जल्द कोई इशू का जो है वो मसले का हल तलाश करूँ। हर जो रूटीन का इशू है उसमें तो ऐसी बात है कांटेक्ट करने की इजाज़त नहीं है, उसकी पूरी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूर लिस्ट होगी इस स्ट्रक्चर में कि कब आप कांटेक्ट कर सकते हैं टॉप मोस्ट मैनेजर को। लेकिन जब आप करें उसको कांटेक्ट, उसका फ़ायदा क्या हो कि टाइम बचे और जल्दी जो है वो मसला जो है उसका हल तलाश किया जाए। हब एंड स्पोक इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज द सेंटर पार्ट इज़ कॉल्ड हब, और जो इसको लिंक कर रहे हैं आपस में सारे एरोज उनको स्पोक्स कहते हैं। हब एंड स्पोक का आइडिया वैसे पहिए से आता है, जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल्स के पहिए होते हैं, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड हब, और उसके साथ स्पोक्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं व्हील के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। दैट इज़ द आइडिया ऑफ हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर। ओके जी, इसमें टाइम बचता है, दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हब एंड स्पोक। फोर्थ इज़ वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल स्ट्रक्चर नाम से ज़ाहिर है कि जी वर्चुअल मीन्स कि जी वो एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई ऑफिसेज नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट कर रहा है और ऑनलाइन ही वो स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया गया है। तो सारे आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं, आपस में दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और हो सकता है कि ये बल्कि एक शहर में क्या बल्कि एक मुल्क में भी बेशक वो एम्प्लॉय सारे ना हो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। तो ये वर्चुअल स्ट्रक्चर हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तेज़ है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जी फेस टू फेस इंटरेक्शन मिनिमल है या मुश्किल हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, जैसे जूम मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो वो डिपेंड करता है कि जी कनेक्शन कैसा है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो कि वर्चुअल स्ट्रक्चर में ज़्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बहुत होता है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी जो है वो डाउन हो जाए तो ऑब्वियसली आप ओवरऑल आपका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है या डिसरप्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर। यहाँ पे बल्कि दो स्ट्रक्चर्स कॉमनली डिस्कस किए गए हैं जी, एक है टॉल और दूसरा है फ्लैट। उनके आपस में दोनों रिलेट करते हैं। जो ऊपर वाला डायग्राम है वो शो करता है टॉल स्ट्रक्चर और निचला वाला फ्लैट स्ट्रक्चर शो करता है। टॉल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स कि जी आपकी दर्जा बंदी में लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, यू हैव टू मैनी लेवल्स इन योर हायरार्की। टॉप पर मैनेजर, उसके अंदर 2 हैं, उसके नीचे 4 हैं, एंड सो ऑन। अब डिवाइड करते जाएँ बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं। फिर इस फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या कि जी आपने साइडवेज उसको ज़्यादा बढ़ाया है, विच इज़ बेसिकली टॉल स्ट्रक्चर का ऑपोजिट होता है। अगर आप अपने लोअर मैनेजर्स को जो सबसे लो लेवल पे काम कर रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम में, उनको ज़्यादा अथॉरिटी दें, इतनी अथॉरिटी दें कि वो अपने सुपरवाइजर्स के बराबर आ जाएं। उनमें से ज़ाहिर सी बात है फिर कुछ जॉब्स ख़त्म करनी पड़ेंगी, कुछ जॉब टाइटल्स ख़त्म करने पड़ेंगे, लेकिन आप ज़्यादा पावर दें और अथॉरिटी दें अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को, तो ऑटोमेटिकली वो टॉल स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा कि साइडवेज आपके मैनेजर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ मैनेजर्स बढ़ जाएंगे और उनकी अथॉरिटी और ऑटोनॉमी और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है जी, जैसे हब एंड स्पोक में था, ज़्यादा जल्दी जो है वो मसले का तलाश किया जाएगा, बल्कि हो सकता है कई इश्यूज़ में उनको कांटेक्ट ना भी करना पड़े अपने बॉस को। उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो कई इश्यूज़ ऐसे हैं डेली या वीकली बेसिस पर कि वो खुद उनको हल कर सकते हैं, दे डोंट हैव टू गेट अप्रूवल
फ्रॉम देयर बॉस। तो फ्लैट स्ट्रक्चर जो है इसको डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन से मुराद है कि सारी की सारी जो पावर है वो टॉप मैनेजर्स के पास है, और वो जो गाइडेंस देते हैं, जो प्लान्स देते हैं, वो लोअर मैनेजर्स को एज इट इज़ फॉलो करने होते हैं। वेयर एज फ्लैट स्ट्रक्चर में गाइडलाइंस आपको टॉप मैनेजर से मिलती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कम्प्लीटली आप पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा अथॉरिटी होती है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है पावर को। तो डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे हैं, एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होता है, ज़्यादा लॉयल भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकते हैं यूजिंग फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर का नुकसान क्या है, जो कि अमूमन होता है गवर्नमेंट इदारों में, जहाँ पर अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं, हमेशा काम स्लो डाउन हो जाते हैं, उसको रेड टेप भी कहा जाता है कि आपकी जो फाइल है वो अगर स्टक हो गई है इन दफ्तरी कामों में, तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लास्ट वन इज़ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जैसे आपके सामने ज़ाहिर है कि जी, यू कैन सी देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक तो आपको नज़र आया कि लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर और प्रोजेक्ट सी मैनेजर। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं और उनके 3 मैनेजर्स उनको ओवरसी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जी जनरल मैनेजर लिखा हुआ है ऑन द राइट साइड, उसके अंडर 4 डिफरेंट मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और R&D मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स चाहिए होंगे। प्रोजेक्ट ए में प्रोडक्शन के लोग भी चाहिए, फाइनेंस के भी चाहिए, मार्केटिंग के भी चाहिए, और पर्सनल जो उनका ग्रुप है विच मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग भी उनको वहाँ पर चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, जो रेड में लिखा हुआ है प्रोडक्शन मैनेजर, उसने प्रोडक्शन के लोग प्रोजेक्ट ए को भी देने हैं, प्रोजेक्ट बी को भी देने हैं, प्रोजेक्ट सी को भी देने हैं। फाइनेंस मैनेजर ने भी सेम करना है जी, उसने प्रोजेक्ट ए को भी फाइनेंस के लोग देने हैं, प्रोजेक्ट बी के भी, प्रोजेक्ट सी के भी। सेम विद मार्केटिंग, सेम विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो काम कर रहा है प्रोजेक्ट ए में, हफ्ता 10 दिन काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है, हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको फिर रीएलोकेट कर दे प्रोजेक्ट सी में, कि उसकी ज़रूरत प्रोजेक्ट सी में है, प्रोजेक्ट ए में वो फ्री बैठा है, आइडल बैठा है, तो उसको शिफ्ट कर दे प्रोजेक्ट सी में। जब प्रोजेक्ट सी से फारिग हो जाए तो हो सकता है प्रोजेक्ट बी में शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स कॉमनली इंजीनियरिंग में और बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं, जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की तादाद कम है और उनको ही आपने शिफ्ट अराउंड करना है एफिशिएंटली, ताकि उनका स्किल जो है वो ज़ाया ना हो, वो फ्री ना बैठें, और आपके जो 3-4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें लोग कम ना हो, ताकि स्लो डाउन ना हो आपकी प्रोग्रेस, प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो टाइम से पीछे ना हो जाए, और ओवर टाइम ना हो जाए, या ओवर बजट ना हो जाए। अब ये सिचुएशन जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी बंदा काम कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसके एट दैट टाइम 2 फ़र्क बॉसेस होंगे। एक तो उसका होगा जो डिपार्टमेंट का बॉस है, लेट्स से जी फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस ग्रुप है प्रोजेक्ट बी का, उसमें जो भी फाइनेंस के लोग काम कर रहे हैं वो उनका एक बॉस फाइनेंस मैनेजर भी है, और उनका दूसरा जो प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है, प्रोजेक्ट बी का मैनेजर, वो भी उनका एट दैट टाइम बॉस होगा। तो 2 लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का, कि जी जो एक आइडिया होता है मैनेजमेंट का कि जी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसने किसको रिपोर्ट करना है। 2 डिफरेंट बॉसेस अगर होंगे तो दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर वो दे दें उसको करने के लिए तो उसके लिए कंफ्यूजिंग होएगा। यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर प्रोफेशनल करियर एज वेल, कि अगर आपके प्रोफेशनल करियर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा लोग ऐसे मिले जिनको रिपोर्ट करना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि जी किसको पहले रिपोर्ट करना है, किसको बाद में रिपोर्ट करना है, किसकी बात की ज़्यादा अहमियत है, एंड सो ऑन। तो वो एक ऑफिस पॉलिटिक्स वाला जो है वो काम शुरू फिर हो जाता है, जब आपके एक से ज़्यादा बॉसेस हों या रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हों, सुपरवाइजर्स हों। सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज जो कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का हो सकता है। ऑब्वियसली एडवांटेज इसका क्या है कि आप एफिशिएंटली अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, वर्कर का स्किल ज़ाया नहीं हो रहा। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसको मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप 2 डिफरेंट मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे आप रिलेशनशिप इसका स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। और कुछ टर्म्स हम एंड पे डिस्कस करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकती हैं। कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक है जी चेन ऑफ कमांड, एक है यूनिटी ऑफ कमांड, एक है स्पैन ऑफ कंट्रोल, और लास्ट है जी डेलीगेशन। चेन ऑफ कमांड क्या होती है जी? कंटिन्यूअस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू लोएस्ट लेवल। तो ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, अपर लेवल तक, लोअर लेवल तक, जितना भी चाहे आपका टॉल स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, मैट्रिक्स है, वट एवर इट इज़, वो चेन ऑफ कमांड डिफाइन होनी चाहिए।
यूनिटी ऑफ कमांड, वो हमने जो बात की अभी कि जी एक बॉस होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू हिम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, वो अपने काम पर फोकस करे, और जो उसको प्लानिंग या जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो एक ही हों, रादर देन दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स उसको तीन डिफरेंट बॉसेस ना दिए हों। स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अंडर वन मैनेजर फॉर whom ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक मैनेजर है जी, जिस लेवल पे भी काम कर रहा है उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि वो उनके काम के लिए भी जिम्मेदार है, इन द सेंस के वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बॉसेज उससे पूछ सकते हैं कि जी आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। फिर है जी डेलीगेशन, असाइनिंग अथॉरिटी टू ए सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट स्पेसिफिक ड्यूटीज़, तो हर काम खुद ना करें, दूसरों को असाइन करें, जो एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा आप असाइन कर सकते हैं काम, उनको अथॉरिटी दें ज़्यादा। जैसे हमने भी बात की थी डिसेंट्रलाइजेशन की, फ्लैट स्ट्रक्चर की बात की थी, उसमें डेलीगेशन का आइडिया होता है, डेलीगेटिव लीडरशिप कहते हैं उसको, क्योंकि वो लीडरशिप उसमें क्या है कि जी वो आप काम सौंप देते हैं दूसरों को, जो कर सकता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको टारगेट दे दें, वो खुद अचीव कर लेगा उसको, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। तो दीज आर सम आइडियाज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने जी एक पेज की समरी जो है वो उसकी जमा करानी है एज अटेंडेंस।